नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और इस वीडियो में जो है मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ अक्टूबर मंथ की पार्ट 1 की करंट अवेयरनेस। ठीक है, और इसमें जो है बैंकिंग और इंश्योरेंस अवेयरनेस होगी पहले पार्ट की अक्टूबर मंथ की। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैंने दे रखा है, आप देख लीजिएगा। आईपीएस लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी, वहाँ पर मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ देख लीजिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी वीडियोस लगातार आने वाले हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं न्यूज़ पहली। द दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी हैज़ बैन्ड एचडीएफसी बैंक्स दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर ब्रांच from onboarding new clients and conducting new businesses due to deficiencies in its customer onboarding processes and related compliance issues including past NRI complaints। अब देखो हुआ क्या है कि जो दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी है, इसने करा क्या है, एचडीएफसी बैंक के दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर ब्रांच को रोक दिया है, बैन लगा दिया है। क्लियर? किसने? दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने, डीएफएसए ने डीआईएफसी ब्रांच पे एचडीएफसी की उस पर रोक लगा दी है फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू क्लाइंट्स एंड कंडक्टिंग न्यू बिजनेसेस। मतलब कि नए जो क्लाइंट्स हैं उन्हें जोड़ने से और आगे नया बिजनेस करने से इन चीज़ों पर रोक लगा दी है। इन इट्स कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस एंड रिलेटेड कंप्लायंस इश्यूज इंक्लूडिंग पास्ट एनआरआई कंप्लेंट्स। पास्ट एनआरआई कंप्लेंट्स हैं उन्हें इंक्लूड करके। दिस बैन इफेक्टिव 26 सितंबर 2025 डज नॉट इफेक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं ना, उनके साथ कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये केवल जो अभी नए बन रहे हैं उनके साथ इशू होगा। ठीक है, उनके बिजनेसेस पे रोक लगा दी गई है। एंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिनिमल फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन एचडीएफसी बैंक्स ओवरऑल ऑपरेशन। और इसका जो एचडीएफसी बैंक का ओवरऑल ऑपरेशन है उस पर मिनिमल फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। केवल जो है डीआईएफसी ब्रांच पे जो नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, जो नए कंडक्टिंग बिजनेस कंडक्ट हो रहे हैं, उन पे रोक लगाई गई है। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे कोई इशू नहीं है। और जो एचडीएफसी बैंक के ओवरऑल ऑपरेशंस है उन पर भी मिनिमल नाम मात्र का कोई इफेक्ट पड़ेगा। बस आपको ये याद रखना है कि जो दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी है उसने एचडीएफसी बैंक की दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पे नए जो बिजनेसेस होंगे उन पर रोक लगा दी है और नए क्लाइंट्स पर भी रोक लगा दी है। ठीक है, कि वो नए क्लाइंट्स नहीं ऐड कर सकते, नया बिजनेस नहीं कर सकते। क्लियर? फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ने यूनियन कैबिनेट की जो है मीटिंग करी है, अप्रूव्ड ए 3% इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस। तो 3% का डियरनेस अलाउंस जो है बढ़ा दिया गया है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड डियरनेस रिलीफ फॉर पेंशनर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक, और डियरनेस रिलीफ किसके लिए? पेंशनर्स के लिए। इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1, 2025। ये कब से इफेक्टिव है? 1 जुलाई 2025 से। क्लियर है? 3% का इंक्रीज कर दिया है डीए में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और डियरनेस रिलीफ पर पेंशनर्स के लिए। रेजिंग द टोटल रेट टू 58% ऑफ देयर बेसिक पे पेंशन टू ऑफसेट राइजिंग प्राइसेस। तो अब जो राइज कर गया टोटल रेट पे जो बढ़ोतरी होगी वो कितनी हो गई? 50%। किस पर? ऑफ देयर बेसिक पे या फिर पेंशन। क्लियर? दिस डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अप्रॉक्सीमेटली 49.19 लाख एम्प्लॉयज़। तो ये जो डिसीजन लिया गया इससे जो फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, वो कितने लोगों को हो रहा है? 49.19 लाख एम्प्लॉयज़ एंड 68.72 लाख पेंशनर्स। क्लियर है? ये सब अमाउंट याद रखना है कि 3% का इंक्रीज़ करा है डीए पर और डीआर पर पेंशनर्स के लिए, और जो टोटल रेट हो गई है वो 58% हो गई है बेसिक पे पेंशन की। और आपको यह भी याद रखना है कि दिस डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अप्रॉक्सीमेटली 49.19 लाख एम्प्लॉयज़। ठीक, कितने एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 49.19 लाख, और पेंशनर्स कितने हैं? 68.72 लाख। क्लियर? फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट है फ़ोन पे एंड मास्टर कार्ड। तो फ़ोन पे और मास्टर कार्ड है पार्टनर टू लॉन्च टैप एंड पे। तो अगर पूछा जाए कि टैप एंड पे किसने लॉन्च किया है? फ़ोन पे और मास्टर कार्ड ने। ये मैंने एमसीक्यू दे रखा था जब मैंने मॉक करवाया था एसबीआई क्लर्क के लिए, एसबीआई क्लर्क के, हाँ, मेंस के लिए। तो देख लीजिएगा, वो भी मॉक आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। क्वेश्चन हो सकता है उससे भी बन जाए, क्योंकि अभी रिसेंट की तो न्यूज़ है, 1 हफ्ते का ही अंतर है। तो फ़ोन पे एंड मास्टर कार्ड है पार्टनर टू लॉन्च टैप एंड पे, ए फीचर अलाउइंग यूजर्स टू मेक कॉन्टैक्टलेस इन स्टोर पेमेंट्स। ठीक है, तो जो ये फीचर है ये अलाउ कर रहा है यूजर्स को टू कॉन्टैक्टलेस इन स्टोर पेमेंट्स। ठीक है, किसके द्वारा? बाय टैपिंग देयर एनएफसी इनेबल्ड एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स एट टर्मिनल्स। ठीक, तो टर्मिनल पे ये बस टैप करेंगे और पेमेंट हो जाएगा। टू इनेबल टोकनाइज्ड। क्लियर? हाँ, टू इनेबल
टोकनाइज सिक्योर ऑनलाइन चेकआउट्स विद देयर मास्टर कार्ड्स। तो मास्टर कार्ड्स के थ्रू ये टैप से पेमेंट कर सकते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि टैप एंड पे इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया, ये जो फीचर है ये कौन प्रोवाइड करा रहा है। तो आपको याद रखना है फ़ोनपे और मास्टर कार्ड और फ़ोनपे ने मिलकर टैप एंड पे इनिशिएटिव लॉन्च किया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आरबीआई हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ए 6 मेंबर पेमेंट्स रेगुलेशन बोर्ड। तो आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक 6 मेंबर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। आपको याद रखना है कि अभी रिसेंटली आरबीआई ने पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया। उसमें कितने मेंबर्स हैं, तो आपको याद रखना है 6। इसकी चेयरमैनशिप किसके पास है, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। टू एनहेंस सुपरविजन ऑफ इंडियाज पेमेंट सिस्टम, तो जो इंडिया का पेमेंट सिस्टम है ना उसे सुपरविजन कर रहे हैं। दिस न्यू बोर्ड रिप्लेसेस द फॉर्मर बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। बढ़िया क्वेश्चन बन गया। अब वो पूछेंगे ना, क्वेश्चन घूम जाओगे आप। वो कहेंगे कि आरबीआई ने रिसेंटली 6 मेंबर के पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड फॉर्म किया है जिसकी चेयरमैनशिप आरबीआई गवर्नर के पास है। ये किसके स्थान पे फॉर्म किया गया है, कौन सी सिस्टम के जगह पर, तो आपको ये याद रखना है कि दिस न्यू बोर्ड रिप्लेसेस द फॉर्मर बोर्ड। तो पहला बोर्ड कौन सा था, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बीपीएसएस। तो बीपीएसएस की जगह पे ये पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड फॉर्म किया गया है जिसकी चेयरमैनशिप कौन कर रहे हैं, संजय मल्होत्रा साहब। और ये आरबीआई ने 6 मेंबर कमेटी बनाई है इसके लिए। ठीक है, क्लियर है ना सब कुछ। और फिर देख लेते हैं कुछ। एंड इंक्लूड्स 3 मेंबर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें जो 3 मेंबर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लिए गए, मेकिंग ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड्स ब्रॉडर ओवरसाइट्स ऑफ द रैपिडली एक्सपेंडिंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो ये जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है ना वो बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी से एक्सपेंड कर रहा है। तो वो इसमें जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपने नज़रिए को जो है ब्रॉड करें और ट्रांसपेरेंसी रहे, इसीलिए जो है 3 मेंबर्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ले रहे हैं। आपको याद रखना है कि जो रिसेंटली पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया है वो बीपीएसएस की जगह पे बनाया गया है। बीपीएसएस क्या है, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। 6 मेंबर के ये कमेटी है और आरबीआई ने इसमें चेयरमैन जो बनाया है वो आरबीआई गवर्नर को बनाया है। क्लियर है। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। द आरबीआई इन कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आरबीआई जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हैज़ डायरेक्टेड बैंक्स टू सेटल अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स थ्रू स्पेशल कैंप्स हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो हुआ क्या है, आरबीआई उसने जो है ना डीएफएस के साथ कोऑर्डिनेशन में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, डायरेक्शंस दी है बैंक्स को कि भैया जल्दी से जल्दी ये जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसे सेटल करो स्पेशल कैंप्स लगा के, जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में करना है। क्लियर। और दिस इनिशिएटिव इज़ पार्ट ऑफ नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन, और ये जो इनिशिएटिव है ये पार्ट है नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन एक है जिसका नाम क्या है, योर मनी योर राइट, आपकी पूंजी आपका अधिकार। तो जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट है ना उसे जल्दी से जल्दी सेटल करो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 2025 में। और ये जो इनिशिएटिव है, इसका जो कैंपेन है उसका नाम है योर मनी योर राइट, आपकी पूंजी आपका अधिकार। तो ऐसे पूछें कि रिसेंटली आरबीआई ने किसके साथ कोऑर्डिनेशन में जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसे सेटल करने के लिए एक इनिशिएटिव है जिसे कहते हैं योर मनी योर राइट, वो स्टार्ट की है। तो आप क्या कहोगे, डीएफएस के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। किसने, आरबीआई ने। ठीक है। तो आरबीआई ने, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आरबीआई और डीएफएस है, इन दोनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है, नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे, योर मनी योर राइट, या कुछ भी दे देंगे वो बना के अपने आप से। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि योर मनी योर राइट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसके थ्रू अनक्लेम्ड जो भी डिपॉजिट है उसे सेटल किया जा रहा है स्पेशल कैंप्स लगा के अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। और एक और चीज़, विच वाज इनॉग्रेटेड बाई, अच्छा ये भी पूछ सकते हैं ना कि योर मनी योर राइट जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किसके द्वारा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि ये निर्मला सीतारमण जी जो हैं अपने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया। ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये जो कह सकते हो आरबीआई और डीएफएस, इन दोनों ने मिलके ये जो इनिशिएटिव है ये चला रहे हैं और इसमें जो है वो डायरेक्शन दे रहे हैं बैंक्स को। क्लियर। इनिशिएटिव का नाम क्या है, योर मनी योर राइट। लॉन्च किसने किया है, निर्मला सीतारमण जी ने। क्लियर। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट हमारे पास एसबीआई म्यूचुअल फंड
launched its first investment strategy under the new specialized investment fund framework। तो SBI म्यूचुअल फंड जो है उसने लॉन्च किया है इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है, अपनी पहली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अंडर द न्यू स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड फ्रेमवर्क। तो SIF फ्रेमवर्क के तहत इन्होंने पहली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनी लॉन्च करी है। द मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड, क्या नाम है इसका? मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? वो पूछ सकते हैं कि SBI म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली अपनी पहली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कौन सी लॉन्च करी है, उसका नाम क्या है? क्या है नाम? मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। क्लियर? और किस फ्रेमवर्क के अंडर? स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड फ्रेमवर्क के अंतर्गत। कब? 1 अक्टूबर 2025 को। SIF इज ए न्यू इन्वेस्टमेंट कैटेगरी इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी। तो SIF जो है ना, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, ये सेबी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया रिसेंटली, एक न्यू इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है, ठीक है। और इन अप्रैल 2025, कब? अप्रैल 2025 में जो है सेबी ने इंट्रोड्यूस करी है। ब्रिजिंग द गैप, ये गैप जो है उसे कह सकते हो बंद कर रही है, या ब्रिज एक क्रिएट कर रही है, किसके बीच में? ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बीच में। क्लियर? तो ये तो मैंने ये बताया कि SIF क्या है। आपको बस ऊपर याद रखना है कि SBI म्यूचुअल फंड ने जो है कि नई फर्स्ट अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अंडर SIF लॉन्च करी है, SIF फ्रेमवर्क के। तो उसका नाम क्या है? मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। क्लियर है? और फिर देख लेते हैं, द मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड इज़ ए हाइब्रिड इंटरवल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। तो ये हाइब्रिड इंटरवल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है दैट प्राइमरीली इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज़। ये प्राइमरीली किस में इन्वेस्ट करती है? इक्विटी में और डेट सिक्योरिटीज़ में, वाइल यूजिंग डेरिवेटिव्स को यूज़ करके फॉर लिमिटेड शॉर्ट एक्सपोजर एंड हैजिंग। लिमिटेड शॉर्ट एक्सपोजर और हैजिंग को यूज़ करके। आपको ये भी याद रखना है, MD एंड CEO इसके पूछ सकते हैं ऐसे, क्योंकि देखो ये पहली बार जो है ना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है ना SBI म्यूचुअल फंड की, तो वो पूछ सकते हैं कि इस एंटिटी के MD एंड CEO कौन है। SBI म्यूचुअल फंड अलग होती है, SBI इंश्योरेंस अलग है, और SBI बैंक अलग है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, SBI म्यूचुअल फंड के जो MD एंड CEO है वो नंद किशोर हैं। हेडक्वार्टर सबके मुंबई में है, ठीक। SBI की जो भी कह सकते हो सब्सिडरी है वो सबके हेडक्वार्टर मुंबई ही रहेंगे, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। SBI म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO नंद किशोर हैं। न्यूज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई है और आप पढ़ भी लीजिएगा। और फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा साइंड ए MOU। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने MOU साइन करी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ, TPREL के साथ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने TPREL के साथ MOU साइन की है टू ऑफर फाइनेंसिंग फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स टू MSMEs। तो MSMEs को सोलर प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड कराने के लिए या फिर उनके लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए BOB ने TPREL के साथ MOU साइन की है एंड कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। हाँ ठीक है। द पार्टनरशिप प्रोवाइड्स कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करा रहे हैं अप टू 10 करोड़। कितने तक? 10 करोड़ तक एट अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स। तो इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी, ठीक है। फॉर सोलर इंस्टॉलेशन अप टू 10 मेगावाट। तो 10 मेगावाट तक अगर आप सोलर इंस्टॉलेशन करा रहे हो तब। क्लियर है। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसके MD एंड CEO कौन है? डॉक्टर देवदत्त चंद, हेडक्वार्टर वडोदरा, गुजरात। क्लियर है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने MOU साइन करी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ, TPREL के साथ, टू ऑफर फाइनेंसिंग फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स। तो ये फाइनेंस ऑफर करा रहे हैं सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। किसको? MSMEs को। MSMEs हैं अगर आप तो ही प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं। कहने का मतलब बिजनेस पर्पज से ही हो रहा है, ठीक है, स्मॉल स्केल पे। किसने? BOB और TPREL ने। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड ए स्पेशल कमेमोरेटिव ₹100 कॉइन एंड ए पोस्टेज स्टैम्प टू मार्क द 100th एनिवर्सरी ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऑन 1 अक्टूबर 2025। तो नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया है एक 100 रुपये का सिक्का कह सकते हो, ठीक है। तो 100 रुपीज़ का कॉइन एंड ए पोस्टेज स्टाम्प, एक पोस्टेज स्टाम्प टू मार्क द 100th एनिवर्सरी ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ। तो RSS जो है उसके 100वीं वर्षगांठ, 100 साल हो चुके हैं, इसीलिए उसके कह सकते हो कि सेलिब्रेट किया है। उसमें इन्होंने 100 रुपये का एक कॉइन जो है वो अनवील किया है और एक पोस्टेज स्टाम्प भी है। और आई थिंक उसी में जो है भारत माता पहली बार जो है रिवील करी गई हैं। और ये कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2025 को। द RSS विल कंप्लीट इट्स सेंटेनरी
ऑन द अपकमिंग विजयादशमी 2 अक्टूबर 2025। तो 2 अक्टूबर 2025 को जो है ना आरएसएस को 100 साल पूरे हो जाएंगे। द रिवर्स साइड ऑफ द कॉइन फीचर्स एन इमेज ऑफ भारत माता। तो जो रिवर्स साइड है ना कॉइन की, उसमें कौन है? भारत माता दिखाई गई हैं, मदर इंडिया, सीटेड ऑन ए लॉयन। कहाँ पर बैठी हैं वो? एक शेर पर, इन वरद मुद्रा। किस वरद मुद्रा में है? ठीक है, वो पूछ सकते हैं कि जो भारत माता है जो कि लायन पर बैठी हुई है वो किस मुद्रा में बैठी हैं? वरद मुद्रा। विद आरएसएस वॉलंटियर्स, और आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी जो स्वयं सेवक जिन्हें बुलाते हैं वो उनके आगे शीश झुका रहे हैं, बोइंग बिफोर हर। ठीक है, उनके आगे शीश झुका रहे हैं और भारत माता जो है वो शेर पर बैठी है वरद मुद्रा में। दिस इज रिपोर्टेडली द फर्स्ट टाइम एन इमेज ऑफ भारत माता हैज़ बीन डिपिक्टेड ऑन एन इंडिपेंडेंट इंडियन कॉइन। तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत माता किसी कॉइन पर दिखाई गई है, इंडिपेंडेंट इंडियन कॉइन पे। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि 100वीं वर्षगांठ पे जो है कॉइन भी अनवील किया है और एक पोस्टेज स्टाम्प है। कब? 1 अक्टूबर 2025 को। और भारत माता जो है वो लॉयन पे बैठी हुई है वरद मुद्रा में, और आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके आगे शीश झुकाए हुए हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी इंडियन कॉइन पे भारत माता को दिखाया गया है। क्लियर है? द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ श्रीश चंद्र मुर्मू। तो ACC ने जो है वो अप्रूव कर दिया है अपॉइंटमेंट किसका? श्रीश चंद्र मुर्मू का। कैसे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे RBI टू द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर RBI फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो देखो हुआ क्या है, ACC जो है ना उसने अप्रूव कर दिया है अपॉइंटमेंट किसका? श्रीश चंद्र मुर्मू का, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI की। ध्यान से समझिएगा, किस पद पे? डेप्यूटी गवर्नर के पद पे। क्लियर? तो ACC ने अप्रूव कर दिया अपॉइंटमेंट किसका? श्रीश चंद्र मुर्मू का, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI की, टू द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर। अब वो डेप्यूटी गवर्नर बना दी गई हैं RBI की। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। ठीक है, न्यूज़ समझ में आ गई? तो ACC ने अप्रूव कर दिया अपॉइंटमेंट श्रीश चंद्र मुर्मू का, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI की। कहाँ पे हो गया है इनका? डेप्यूटी गवर्नर RBI में 3 साल के लिए। क्लियर है? फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। तो देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। ऑन October 1, 2025, the Union government released an additional advance installment of tax devolution totaling 1,01,603 करोड़। तो यूनियन गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2025 को एडिशनल एडवांस इंस्टॉलमेंट दी है टैक्स डिवोल्यूशन की, और ये कितने की है? 1,01,603 करोड़ की। किसे दी है? स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर? दिस वाज इंटेंडेड टू हेल्प स्टेट्स। ये स्टेट्स को हेल्प करने के लिए है। इंक्रीज कैपिटल स्पेंडिंग एंड फंड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर इनिशिएटिव्स बिफोर द फेस्टिव सीजन। तो फेस्टिव सीजन से पहले ये लोग देते हैं, वो दी गई है। क्लियर है? और की डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। अमाउंट क्या है? 1,01,603 करोड़। पूछ सकते हैं कि टैक्स डिवोल्यूशन जो है वो कितना दिया गया स्टेट्स को फेस्टिव सीजन पे, तो आपका आंसर क्या होगा? 1,01,603 करोड़। डेट ऑफ रिलीज ये भी पूछ सकते हैं, तो 1 अक्टूबर 2025 को ये अनाउंसमेंट हुई है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। नेचर ऑफ रिलीज, दिस वाज एन एडिशनल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये एडिशनल इंस्टॉलमेंट है, मतलब कि जो दिया जाता है उसके अलावा एडिशनल है ये। क्लियर? तो ऐसे पूछ सकते हैं कि जो एडिशनल इंस्टॉलमेंट दी गई है टैक्स डिवोल्यूशन की वो कितना अमाउंट है? 1,01,603 करोड़। क्लियर है? सप्लीमेंटिंग द यूजुअल मंथली डिवोल्यूशन ऑफ 81.735 करोड़ शेड्यूल्ड फॉर 10 अक्टूबर 2025। तो ये जो दी जा रही थी 81,735 करोड़ की, उसमें ये एडिशनल है। ठीक। ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड ए फाइनेंशियल बूस्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो है फाइनेंशियल बूस्ट प्रोवाइड कराएगी टू स्टेट्स को अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन में। क्लियर? एंड सपोर्ट इंक्रीज्ड कैपिटल स्पेंडिंग एंड वेलफेयर स्कीम्स। हाँ, तो सपोर्ट करेगी कैपिटल स्पेंडिंग वेलफेयर स्कीम्स के लिए। क्लियर है? टॉप बेनिफिशरीज कौन है? जो टॉप मिला है ना, ये जो 1,01,603 करोड़ जो एलोकेट किए गए हैं उसमें टॉप बेनिफिशरीज किसे सबसे ज़्यादा एलोकेट किया गया है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल, क्योंकि वो घुमा के अंदर से पूछ रहे हैं कि जो टैक्स डिवोल्यूशन एडिशनल दिया गया है 1,01,603 करोड़ रुपए का, उसमें टॉप बेनिफिशरीज कौन से हैं। अब स्टेट दे रखे होंगे तो आपको याद रखना है कि यूपी को 18,227 करोड़ रुपये मिले हैं, फॉलोड बाई बिहार को कितने मिले हैं? 10,219 करोड़, और मध्य प्रदेश को 7,976 करोड़।
क्लियर है। तो टैक्स डिवॉल्यूशन जो एडिशनल इंस्टॉलमेंट इस बार दिया गया है 1 अक्टूबर 2025 को, वो 1,01,603 करोड़ का है। और इसमें जो टॉप बेनिफिशियरी है वो यूपी है, 18,227 करोड़ रुपए मिले हैं। बिहार दूसरे नंबर पे 10,219 करोड़ और एमपी 7,976 करोड़। क्लियर, अच्छी न्यूज़ है ये। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। आरबीआई इम्पोज्ड ए 2.7 लाख रुपीज़ पेनाल्टी ऑन मुथूट फिनकॉर्प। तो मुथूट फिनकॉर्प पे जो है 2.7 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है फॉर फेलिंग टू सेटअप ए सिस्टम टू ऑटोमेटिकली एस्केलेट कंप्लेंट्स रिजेक्टेड बाय इट्स इंटरनल ग्रेवियंस मैकेनिज्म टू द ये शायद मैंने न्यूज़ पढ़ा दी है शायद, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो जो मुथूट फाइनेंस है ना, उस पर 2.7 लाख रुपए की पेनाल्टी लगा दी गई है आरबीआई के द्वारा, ठीक। और ये कॉज क्या है? फेलिंग टू सेटअप ए सिस्टम। ये जो एक सिस्टम होता है वो सेटअप करने में फेल हो गए हैं टू ऑटोमेटिकली एस्केलेट कंप्लेंट्स। जो कंप्लेंट्स होती है वो ऑटोमेटिकली एस्केलेट हो जाए, रिजेक्टेड बाय इट्स इंटरनल ग्रीवियंस मैकेनिज्म टू द इंटरनल ओम्बड्समैन। तो देखो ओम्बड्समैन क्या होता है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। क्लियर, ये न्यूज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। तो उसमें कुछ ना कुछ इन्होंने इंटरनल डिस्क्रिपेंसी करी है, इसीलिए आरबीआई ने 2.7 लाख रुपए की पेनाल्टी लगा दी है मुथूट फिनकॉर्प पे। क्लियर। सीईओ कौन है? शाजी वर्गीस। याद रखिएगा, वो पूछ लेते हैं अंदर से भी। हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम केरला। किसका? मुथूट फाइनेंस का। याद रखिएगा, मुथूट फिनकॉर्प का जो सीईओ है वो शाजी वर्गीस है और हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम केरला। आरबीआई ने 2.7 लाख पेनाल्टी लगा दी है मुथूट फिनकॉर्प पे। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। अडानी ग्रीन एनर्जी सिक्योर्ड ए $250 मिलियन ऑफशोर लोन। तो अडानी ग्रीन एनर्जी जो है ना, उसने सिक्योर किया है $250 मिलियन का लोन। किससे? फ्रॉम ए कंसोर्टियम ऑफ ग्लोबल बैंक्स। तो कई सारी बैंक्स हैं, डीबीएस बैंक है, डीजेड बैंक है, राबो बैंक है एंड बैंक सिनोपैक, मार्किंग इट्स फर्स्ट फॉरेन करेंसी फाइनेंसिंग सिंस द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन्वेस्टिगेशन इनटू द अडानी ग्रुप। अच्छा, तो ये जो है यूएस डिपार्टमेंट जो है वो देख रहा था, ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन्वेस्टिगेशन इनटू द अडानी ग्रुप। द 5-year लोन विद एन 8.20 इंटरेस्ट रेट। तो ये जो लोन दिया गया है ना, वो कितने इंटरेस्ट रेट पे है? 8.20। तो ध्यान रखिएगा कि अडानी ग्रीन एनर्जी जो है उसने सिक्योर किया है 250 मिलियन लोन, और ये कई सारी बैंक्स हैं वो मिलके दे रही हैं। डीबीएस बैंक है, डीजेड बैंक है, राबो बैंक है एंड बैंक सिनोपैक, ठीक। और ये पहला फॉरेन करेंसी फाइनेंसिंग है, ठीक है, सिंस द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन्वेस्टिगेशन इनटू द अडानी ग्रुप। मतलब कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद से। क्लियर। द 5-year लोन, ये 5 साल का लोन जो है वो 8.20 इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। क्लियर है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी जो है वो उसने जो 250 मिलियन का लोन सिक्योर किया है वो कौन कौन सी बैंक है? अब ऑप्शन में डीबीएस बैंक भी दे रखा होगा, डीजेड बैंक भी दे रखा होगा, राबो बैंक भी दे रखा होगा, बैंक सिनोपैक भी दे रखा होगा। वो कहेंगे इनमें से कोई सी नहीं, तो ये आपको चारों याद रखनी है। वो अमाउंट भी पूछ सकते हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी जो है ना, उसने कई सारी बैंक से अभी रिसेंटली जो है लोन सिक्योर किया है, कितने अमाउंट का? तो आप याद रखिएगा $250 मिलियन का। क्लियर। कितनी इंटरेस्ट रेट पे? 8.20। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। एनएसई लॉन्च्ड आइडियाबाज, ठीक है। तो एनएसई ने लॉन्च किया है आइडियाबाज, इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड मार्केट प्लेस फॉर स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स। तो एनएसई ने लॉन्च किया आइडियाबाज, इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड मार्केट प्लेस फॉर स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स। तो ये स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स का पहला इंटीग्रेटेड मार्केट प्लेस है आइडियाबाज, जिसे एनएसई ने लॉन्च किया। ऐसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली, वन लाइनर होगा कि आइडियाबाज किसने लॉन्च किया है, तो आप याद रखिएगा एनएसई ने। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सेबी लॉन्च्ड वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल्स एंडिंग इन @valid एंड द सेबी चेक टूल टू कॉम्बैट पेमेंट फ्रॉड। तो सेबी जो है उसने लॉन्च किया वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल्स एंडिंग इन @valid एंड द सेबी चेक टूल टू कॉम्बैट पेमेंट जो फ्रॉड होते हैं उनसे बचने के लिए, ठीक है। कहाँ? सिक्योरिटीज़ मार्केट में। और ये 1 अक्टूबर से इफेक्टिव है। इन्वेस्टर्स कैन आइडेंटिफाई लेजिटिमेट इंटरमीडिएटरीज बाय द @valid टैग। तो जो इन्वेस्टर्स है ना, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे लेजिटिमेट जो इंटरमीडिएटरीज होंगी, किससे? @valid टैग से, ठीक है। एक ग्रीन थम्सअप आइकन दे रखा होगा, उससे उन्हें पता चल जाए कि ये लेजिटिमेट है। क्लियर। तो सेबी ने लॉन्च किया वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल्स एंडिंग इन
वैलिड, देखो वो बता भी रहे हैं कि @वैलिड करोगे टैग, उससे आपको लेजिटिमेट पता चल जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि @वैलिड टैग लॉन्च किया है सेबी ने। क्लियर। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट, टाटा एआईजी एंड इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो टाटा एआईजी और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों ने मिल के बैंक इंश्योरेंस किया है। याद रखिएगा, एक छोटा सा वन लाइनर है और इसमें और क्या ही बताऊं, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स अपने टाटा एआईजी जो है वो लॉन्च करेगी। तो टाटा एआईजी और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों ने पार्टनरशिप करी और बैंक इंश्योरेंस किया है। बस टाटा एआईजी और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्लियर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, एक्सिस बैंक पार्टनर्ड विद फ्री चार्ज। अच्छा क्वेश्चन है। एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप करी है फ्री चार्ज से टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट गोल्ड बैक्ड क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। तो एक्सिस बैंक ने फ्री चार्ज के साथ पार्टनरशिप करी है इंडिया का पहला गोल्ड बैक्ड क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई के लिए। ये डिजिटल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर एमएसएमई, एमएसएमईज के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है डिजिटल मर्चेंट्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए भी, अलाउइंग देम टू लेवरेज गोल्ड एसेट्स फॉर इंस्टेंट क्रेडिट एक्सेसिबल वाया द फ्री चार्ज ऐप। हाँ, तो ये फ्री चार्ज के ऐप के थ्रू सुविधाएं मिलेंगी। तो आपसे रिसेंटली ऐसे पूछ लेंगे कि इंडिया के पहले गोल्ड बैक्ड क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई लॉन्च करी गई है किसने, कौन सी बैंक ने फ्री चार्ज के साथ पार्टनरशिप करी है, ठीक। तो आप याद रखिएगा, एक्सिस बैंक ने फ्री चार्ज के साथ पार्टनरशिप करी है। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक्सिस बैंक ने रिसेंटली अभी एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट गोल्ड बैक्ड क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, ठीक, एमएसएमईज के लिए। तो आप क्या कहोगे, फ्री चार्ज, ठीक। एक्सिस बैंक ने फ्री चार्ज के साथ पार्टनरशिप करी है। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट, तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हमारे पास, आरबीआई प्रपोज्ड ए रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम। तो आरबीआई ने जो है वो प्रपोज किया है कि रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, आरबीपी मॉडल, टू रिप्लेस द करंट फ्लैट रेट सिस्टम। तो जो करंट में जो फ्लैट रेट सिस्टम चल रहा है उसे रिप्लेस करने के लिए आरबीआई ने प्रपोज किया है रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम मॉडल, ठीक है, आरबीपी मॉडल, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि आरबीआई ने रिसेंटली आरबीपी मॉडल इंट्रोड्यूस किया है किसे रिप्लेस करके। तो आपको याद रखना है फ्लैट रेट सिस्टम को, मीनिंग बैंक्स विद स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल एंड बेटर रिस्क मैनेजमेंट। मतलब कि बैंक जिनका स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल एंड बेटर रिस्क मैनेजमेंट होगा विल पे लोअर प्रीमियम, वो जो है लोअर प्रीमियम पे करेंगी। वाइल रिस्कियर इंस्टीट्यूशंस, लेकिन जिनका रिस्क ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पे करेंगे। क्लियर है, किसने, आरबीआई ने। कौन सा, आरबीपी मॉडल इंट्रोड्यूस करा है, प्रपोज करा है और रिप्लेस कर दिया है करंट में फ्लैट रेट सिस्टम को। इसका मतलब है कि जो बैंक्स हैं जो स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल एंड बेटर रिस्क मैनेजमेंट में है वो लोअर पे करेंगी और जो रिस्कियर इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादा प्रीमियम पे करेंगे। क्लियर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है आरबीएल बैंक पार्टनर्ड विद एलआईसी इन ए बैंक एश्योरेंस। तो आपको याद रखना, ये न्यूज़ आई थिंक मैं पढ़ा भी चुका हूँ, आपको फिर से पढ़ा दे रहा हूँ। जो आरबीएल बैंक है, ठीक है, उसने एलआईसी के साथ पार्टनरशिप करके बैंक एश्योरेंस फॉर्म किया है, ठीक। ये मैंने मॉक में दिया था, सॉरी। हाँ, तो आपको याद रखना है एलआईसी के साथ आरबीएल बैंक का ये पार्टनरशिप है, उसने बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है। क्लियर। और ज़्यादा जो बेचते हैं अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बस वही है और कुछ नहीं है, ठीक। आरबीएल बैंक, एलआईसी, बैंक इंश्योरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ ज्वाइंड 3 अदर लैंडर्स इन लेबलिंग रिलायंस कम्युनिकेशंस 488 करोड़ लोन्स एज फ्रॉडुलेंट, डीपनिंग द टेलीकॉम कंपनीज ट्रबल। देखो, आपको पता होगा कि जो रिलायंस कम्युनिकेशन है उसे कुछ पर्टिकुलर बैंक्स ने जो है फ्रॉड घोषित कर दिया था उसके अकाउंट को, ठीक। तो उसमें अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी उसने ज्वाइन कर लिया है। कई सारी बैंक्स हैं, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ज्वाइन कर लिया अदर बैंकिंग्स को या लैंडर्स को। और रिलायंस कम्युनिकेशन का टोटल जो लोन है वो कितना है, 488 करोड़ रुपए का, उसे घोषित कर दिया है फ्रॉडुलेंट, डीपनिंग द टेलीकॉम कंपनीज ट्रबल। तो अब जो टेलीकॉम कंपनी है उसके ट्रबल और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक। तो महाराष्ट्र जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसने भी ज्वाइन कर लिया है अदर बैंक्स को। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है ब्लैक स्टोन इज एक्वायरिंग ए 9.99% स्टेक इन फेडरल बैंक फॉर 6,196 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली $705 million थ्रू इट्स एफिलिएट एशिया सेकेंड टॉपको 8th PTE लिमिटेड। तो ब्लैक स्टोन जो है
वो एक्वायर कर रही है 9.99% स्टेक, किसमें? फेडरल बैंक में। कितना अमाउंट कितना है? अगर रुपीज़ में बात करें 6,196 करोड़, अगर डॉलर में बात करें तो $705 मिलियन, थ्रू इट्स एफिलिएट एशिया सेकेंड टॉपको 8 PTE लिमिटेड, अपनी एफिलिएट एशिया सेकेंड टॉपको 8 PTE लिमिटेड के साथ में। क्लियर? कौन? ब्लैकस्टोन। ठीक, ब्लैकस्टोन 9.99% स्टेक किसका एक्वायर कर रही है? फेडरल बैंक का। ध्यान रखिएगा, अमाउंट रुपीज़ में भी पूछ सकते हैं, डॉलर में भी पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों याद रखने हैं। रुपीज़ में अगर पूछें तो 6,196 करोड़ है, अगर डॉलर में पूछे तो $705 मिलियन है। आगे देख लेते हैं। द इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स ए प्रेफरेंशियल इशू ऑफ वारंट्स गिविंग ब्लैकस्टोन द राइट टू बाई शेयर्स एट ए फिक्स्ड प्राइस। हाँ, तो वो ब्लैकस्टोन को राइट दे रहे हैं कि वो बाई कर सकते हैं शेयर एट ए फिक्स्ड प्राइस, 227 रुपीज़ ईच। ठीक है। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स ए स्पेशल राइट टू नॉमिनेट ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू फेडरल बैंक बोर्ड। तो फेडरल बैंक के जो बोर्ड है उसमें वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी नॉमिनेट कर सकते हैं। अच्छा खासा शेयर इन लोगों ने एक्वायर किया है, इसलिए ये इतने राइट्स मिल रहे हैं। किसे? ब्लैकस्टोन को। क्लियर है? तो ब्लैकस्टोन जो है वो एक्वायर कर रहा है 9.99% स्टेक फेडरल बैंक में अपने एफिलिएट एशिया सेकेंड टॉपको 8 PTE लिमिटेड के साथ, और जो अमाउंट ये प्रोवाइड करा रहे हैं वो 6,196 करोड़ रुपए है और $705 मिलियन, और इन्हें राइट्स भी मिल रहे हैं कि ये फिक्स प्राइस पे शेयर बाई कर सकते हैं, और ये फेडरल बैंक बोर्ड में अपना एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर? फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास द इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन, IDPIC, इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन is indeed being established as a not for profit entity to enhance real time fraud detection and strengthen risk management in India's digital payment system। तो इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसमें IDPIC जो है इज इंडीड बीइंग एस्टेब्लिश्ड एज, वो एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी के रूप में एस्टेब्लिश्ड हो गई है। ठीक है। टू एनहेंस करने के लिए रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन, क्या डिटेक्ट करने के लिए? रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन एंड स्ट्रेंथन रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। कहाँ? इंडिया के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में। क्लियर? कौन? IDPIC। पूछ सकते हैं कि कौन सी एंटिटी जो है उसे इस्टेब्लिश नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी जो है इस्टेब्लिश किया गया है रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन को एनहेंस करने के लिए, और रिस्क मैनेजमेंट है उसे स्ट्रेंथन करने के लिए। किसमें? इंडिया डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। क्लियर? फिर देखते हैं नेक्स्ट ये बड़ी न्यूज़ है काफ़ी, और देख लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड द नेशनल हाईवे फी रूल्स। तो इंडिया गवर्नमेंट जो है उसने अमेंड कर दिए हैं नेशनल हाईवे फी रूल्स। ठीक, देख लेते हैं क्या फीस रखी है। एंड द चेंजेस रिगार्डिंग पेमेंट्स फॉर नॉन फास्टैग यूजर्स, और जो चेंजेस हैं रिगार्डिंग जो नॉन फास्टैग यूजर्स हैं विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 15 नवंबर 2025। तो 15 नवंबर 2025 से ये लागू हो जाएंगे। द प्राइमरी चेंजेस फॉर व्हीकल्स विदाउट ए वैलिड फंक्शनल फास्टैग, प्राइमरी जो चेंजेस हुए हैं फॉर व्हीकल्स जिनके पास फंक्शनल फास्टैग नहीं है आर कैश पेमेंट्स। यूजर्स हु पे इन कैश विल बी चार्ज ट्वाइस द एप्लीकेबल यूजर फी। तो कैश जो यूजर हु पे इन कैश जो कैश में पे करेंगे विल बी चार्ज ट्वाइस, उन पे 2 गुना चार्ज पड़ेगा। क्लियर? अब ये समझ लेते हैं, नीचे एग्जाम्पल में मैं समझाऊंगा। डिजिटल पेमेंट UPI या ऑनलाइन से अगर करते हो, यूजर्स हु ऑप्ट टू पे वाया UPI और अदर अप्रूव्ड डिजिटल मेथड्स विल बी चार्ज 1.25 टाइम्स हाई। मतलब कि अगर आप ऑनलाइन पे करते हो तो 1.25 देना पड़ेगा, कैश दोगे तो फिर दोगुना देना पड़ेगा, दुगुना लगा देना है भाई। समझ रहे हो? तो समझ लो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द स्टैंडर्ड टोल फॉर ए व्हीकल इज़ 100 रुपीज़ विद ए वैलिड फास्टैग, तो मतलब कि मान लो कि 100 रुपये देने हैं आपको वैलिड फास्टैग। ठीक है, स्टैंडर्ड टोल जो है। तो अगर आप कैश में दे रहे हो तो वो कितने देने होंगे? 200 देने होंगे, और अगर आप UPI के थ्रू दे रहे हो तो आपको केवल 125 देने होंगे। समझ में आ गया? आपको ऑनलाइन 1.25 है, और अगर आप कैश दे रहे हो तो आपको दुगना देना है। सही है? ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है RBI इम्पोज्ड ए 31.80 लाख पेनाल्टी ऑन अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक कॉर्पोरेशन। तो RBI ने इम्पोज कर दी है 31.80 लाख की पेनाल्टी किस पे? अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग पे, फॉर फेलिंग टू प्रॉम्प्टली रिवर्स क्रेडिट बैलेंस। ये फेल कर गए हैं टू प्रॉम्प्टली रिवर्स क्रेडिट बैलेंस फ्रॉम फेल ट्रांजेक्शन्स टू कस्टमर बैंक अकाउंट। तो ये जो है रिवर्स क्रेडिट बैलेंस को जो फेल ट्रांजेक्शन्स जो कस्टमर्स के बैंक अकाउंट से होते हैं उसमें ये फेल कर गए हैं। ए वायलेशन ऑफ RBI क्रेडिट कार्ड, जो RBI की क्रेडिट कार्ड की वायलेशन है, एंड डेबिट कार्ड। ठीक,
इशुएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शंस। तो आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन जो है उस पे कितनी पेनाल्टी लगाई गई है, तो आपको याद रखना है कि 31.80 की लगाई गई। अगर वो पूछे कारण फॉर फेलिंग टू प्रॉम्प्टली रिवर्स क्रेडिट बैलेंसेस, ठीक, ये फेल कर गए प्रॉम्प्टली रिवर्स क्रेडिट बैलेंसेस फ्रॉम फेल ट्रांजेक्शंस, ठीक, टू कस्टमर्स बैंक अकाउंट्स, कस्टमर्स के बैंक अकाउंट से। ए वायलेशन ऑफ द आरबीआई क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ये जो वायलेशन है वो किसमें, आरबीआई के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में इशुएंस में है और उनके डायरेक्ट कंडक्ट में है, ठीक, कंडक्टिंग डायरेक्शन में। तो आपको याद रखना है, अमाउंट याद रखिएगा और बैंक भी याद रखिएगा और कॉस्ट भी याद रखिएगा। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। आरबीआई हैज़ ऑफिशियली लॉन्च द ऑफलाइन डिजिटल रुपी ई रुपी, ठीक है। तो आरबीआई ने ऑफिशियली लॉन्च करा है ऑफलाइन डिजिटल रुपी, ये ई रुपी याद रखिएगा, ठीक है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये याद रखिएगा। मार्किंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंडियाज डिजिटल फाइनेंस जर्नी, और ये एक ह्यूज स्टेप ले रहे हैं इंडिया के डिजिटल फाइनेंस जर्नी में। द अनाउंसमेंट वाज मेड एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 इन मुंबई। देखो एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ है ना, इसमें कई सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये याद रखिएगा ये कहाँ हुआ है, मुंबई में, ठीक। तो यहाँ पर ई रुपी भी लॉन्च किया गया है, ऑफलाइन डिजिटल रुपी, ठीक है। एमिंग टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ है मुंबई में, ये किस लिए, इसका एम क्या है, टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रेंथन इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसी में ग्लोबल लीडरशिप जो है इंडिया की और ज़्यादा मजबूत हो, इसलिए भी ये हुआ था। आपको वेन्यू भी याद रखना है, और ई रुपी इसी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लॉन्च हुआ था, ठीक, ऑफलाइन डिजिटल रुपी, क्लियर है। आरबीआई ने लॉन्च किया ये ई रुपी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। आरबीआई इम्पोज है 4.2 लाख रुपीज़ पेनाल्टी ऑन एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आरबीआई ने इम्पोज कर दी है 4.2 लाख रुपए की पेनाल्टी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज पे फॉर फेलिंग टू ऑब्टेन मैंडेटरी परमानेंट अकाउंट नंबर्स। ये फेल कर गए हैं ऑब्टेन करने में या हासिल करने में मैंडेटरी जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, पैन, या फिर उसके इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म 60 को ऑब्टेन करने में ये फेल कर गए हैं, ठीक। फॉर सर्टेन लोन अकाउंट्स, कुछ पर्टिकुलर सर्टेन लोन अकाउंट्स हैं उनमें, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, क्लियर है। इस वजह से आरबीआई ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज पे 4.2 लाख रुपए की पेनाल्टी लगा दी है, क्लियर। और भी है क्या, कुछ देख लेते हैं। ए वायलेशन ऑफ द आरबीआई नो योर कस्टमर डायरेक्शन, तो ये कह सकते हो कि ये जो इन्होंने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस है ना, इन्होंने आरबीआई की केवाईसी डायरेक्शन 2016 है ना, उसमें वायलेशन किया है, ठीक। इसीलिए इन्हें 4.2 लाख की पेनाल्टी लगाई गई है आरबीआई ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज पे, क्लियर। और जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि मुझे और भी वीडियोस बनाने हैं ना, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। एसबीआई गॉट द वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 एंड बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025। तो एसबीआई जो है उसे 2 प्राइज़ मिले हैं, वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 एंड बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 रिकॉग्निशन, ठीक है। याद रखिएगा दोनों अवार्ड, मैंने ये मॉक में दिया था क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने देखा, आप लोग प्लीज़ मॉक भी देख लीजिएगा, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और तो एसबीआई को 2 प्राइज़ मिले हैं, वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 एंड बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 रिकॉग्निशन, ठीक। कहाँ, ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क एट द ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड सेरेमनी, ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड सेरेमनी में, जो कि कहाँ हुई है, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ एनुअल मीटिंग 2025 में, क्लियर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2 प्राइज़ मिले हैं, वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 एंड बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 रिकॉग्निशन, कहाँ, ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क एट द ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड, जो ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड में, जो कि हुई है वर्ल्ड बैंक आईएमएफ एनुअल मीटिंग में, क्लियर है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। आरबीआई ग्रांटेड एसआरओ स्टेटस टू द फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। तो आरबीआई ने जो है अप्रूव कर लिया या ग्रांट कर लिया है एसआरओ स्टेटस, किसके लिए, एफआईडीसी के लिए। तो पूछा जाए कि रिसेंटली एफआईडीसी को किसका स्टेटस मिला है, तो आप याद रखिएगा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इसके थ्रू इन्हें कई सारे अधिकार मिल जाते हैं। तो आरबीआई ने ग्रांट कर दिया है एसआरओ स्टेटस, किसके लिए, एफआईडीसी फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, फॉर्मली रिकॉग्नाइजिंग इट एज द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर। पहले जो है इसे मिला था सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर एनबीएफसी के लिए, एम्पावरिंग एफआईडीसी टू सेट स्टैंडर्ड्स, और ये एम्पावर कर रहे हैं एफआईडीसी को टू सेट स्टैंडर्ड्स, प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिससे वो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिसेस करे, एंड इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस अमंग इट्स मेंबर एनबीएफसीज, जो इसके अदर एनबीएफसीज हैं उनके साथ में ये
ये भी अच्छे से बेस्ट प्रैक्टिसेस करे, ठीक है, सेट स्टैंडर्ड सेट करे। क्लियर? आपको ऊपर वाली न्यूज़ ध्यान रखनी है, नीचे वाली तो वो ऐसे ही लिखी हुई है कि रिसेंटली कौन सी एंटिटी को जो है एसआरओ का दर्जा मिला है आरबीआई से, तो आप याद रखिएगा फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। क्लियर? फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हमारे पास Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT signed a MOU with Kotak Mahindra Bank to provide financial and non-financial support to startups by offering customized banking solution, credit funding opportunities, digital infrastructure and कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। तो जो DPIIT है उसने साइन करी है MOU किसके साथ? कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। तो याद रखिएगा कि जो DPIIT है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसने पार्टनरशिप कर ली है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्टअप, जो अर्ली स्टार्टअप्स होते हैं उन्हें। और वो क्या ऑफर कर रहा है? बाय ऑफरिंग कस्टमाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन। तो कस्टमाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशंस, क्रेडिट, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। क्लियर? कौन? DPIIT और कोटक महिंद्रा बैंक। दिस पार्टनरशिप एम्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसे और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इन दोनों ने पार्टनरशिप करी है, DPIIT और कोटक महिंद्रा बैंक। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। जोमेटो पार्टनर्ड विद HDFC पेंशन एंड के फिनटेक। याद रखिएगा 3 है अपने पास। जोमेटो, उसने पार्टनरशिप करी है HDFC पेंशन और के फिनटेक के साथ टू लॉन्च द NPS प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल। क्लियर? तो जोमेटो ने पार्टनरशिप करी HDFC पेंशन और के फिनटेक के साथ और लॉन्च किया है NPS प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि NPS प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल किसने किसने मिलकर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको याद रखना है जोमेटो, HDFC पेंशन एंड के फिनटेक। क्लियर? For its delivery partners, a first of its kind initiative to provide them with access to formal retirement benefits through the NPS। आपको ज़्यादा चक्कर नहीं पड़ना, आपको बस ये याद रखना है कि NPS प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल किस एंटिटी ने मिलकर लॉन्च किया? जोमेटो, HDFC पेंशन एंड के फिनटेक। ठीक है? और रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने के लिए बस आपको ये याद रखना है NPS प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल, जोमेटो, HDFC पेंशन एंड के फिनटेक। फिर देखते हैं नेक्स्ट। The theme of the RBI's fourth global hackathon Harbinger is secure banking powered by identity, integrity and inclusivity। ये मैंने क्वेश्चन मॉक में दिया था, मुझे याद है। तो याद रखिएगा कि जो RBI की जो रिसेंटली अभी 4th ग्लोबल हैकेथॉन हार्बिंजर हुई है 2025, उसकी थीम क्या है? सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। ठीक है? द थीम एम्स टू इनकरेज इनोवेटिव सॉल्यूशंस दैट प्रोटेक्ट कस्टमर आइडेंटिटीज। आप बस इतना याद रखो कि हार्बिंजर हुई है जो 4th, आपको याद रखना है कि एडिशन कौन सा था ग्लोबल हैकेथॉन हार्बिंजर का? 4th। और इसकी जो थीम है, ये आपको बस ये याद रखना है कि ये RBI करवाती है हर ईयर। तो ये चौथा एडिशन था ग्लोबल हैकेथॉन हार्बिंजर 2025 का। और सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी, ये इसकी थीम थी हार्बिंजर 2025 की। क्लियर है? 4th एडिशन था। फिर देखते हैं नेक्स्ट। इन्फीबीम एवेन्यूज़। तो इन्फीबीम एवेन्यूज़ हैज़ लॉन्च्ड PayCentral.ai। ठीक है? तो आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए PayCentral.ai किसने जो है लॉन्च किया, तो आप याद रखिएगा इन्फीबीम एवेन्यूज़ ने, विच इज़ डिस्क्राइब्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड एजेंटिक पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर मर्चेंट्स। तो ये एजेंट बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म है मर्चेंट्स के लिए। ठीक है? तो अगर पूछा जाए कि इंडिया का फर्स्ट AI पावर्ड एजेंटिक पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर मर्चेंट्स कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? PayCentral.ai। और ये किसने लॉन्च किया है? इन्फीबीम एवेन्यूज़ ने। ठीक? तो इन्फीबीम एवेन्यूज़ ने लॉन्च किया है PayCentral.ai, जो कि माना जा रहा है कि इंडिया का पहला AI पावर्ड एजेंटिक पेमेंट प्लेटफॉर्म है मर्चेंट्स के लिए। द प्लेटफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इन्फीबीम AI सब्सिडरी फ्रोनेटिक AI। ये भी याद रखना है। ठीक है? ये जो प्लेटफॉर्म है वो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया है? इन्फीबीम की AI सब्सिडरी है फ्रोनेटिक AI के द्वारा। ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। ICICI बैंक थ्रू इट्स CSR आर्म ICICI फाउंडेशन। तो ICICI बैंक जो है वो अपनी एक उसकी CSR आर्म है ICICI फाउंडेशन, उसने पार्टनरशिप करी है टाटा मेमोरियल सेंटर, इसके साथ पार्टनरशिप। ठीक? किस लिए? टू बिल्ड स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली ICICI बैंक की किस जो सब्सिडरी है या फिर आर्म है, उसने टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं।
तो आपको याद रखना है आईसीआईसीआई फाउंडेशन, ठीक। तो आईसीआईसीआई फाउंडेशन उससे पार्टनरशिप करिए टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ टू बिल्ड स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज कमिटिंग 1800 करोड़। तो ये 1800 करोड़ रुपए लगभग लगा रहे हैं टू इस्टेब्लिश 3 मेजर ब्लॉक्स इन नवी मुंबई। ये 3 मेजर ब्लॉक्स कहाँ बना रहे हैं? नवी मुंबई में, विशाखापट्टनम में और न्यू चंडीगढ़ में, 3 जगह पे बना रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, किसने? आईसीआईसीआई फाउंडेशन और टाटा मेमोरियल सेंटर ने पार्टनरशिप करी और 1800 करोड़ रुपए लगा रहे हैं और ये कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं 3 जगहों पे, नवी मुंबई में, विशाखापट्टनम में और न्यू चंडीगढ़ में, ठीक। टू एनहेंस कैंसर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में कैंसर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉग्निजेंट सीईओ। तो कॉग्निजेंट सीईओ रवि कुमार जो हैं, रवि कुमार एस, ठीक, वाज नेम्ड टू द 2025 टाइम 100 AI लिस्ट। तो कॉग्निजेंट के जो सीईओ हैं रवि कुमार, वो इस लिस्ट में शामिल कर लिए गए 2025 टाइम 100 AI लिस्ट, ठीक है। तो टाइम्स के देखो फेमस लोग होते हैं, अलग अलग लिस्ट बनती हैं, तो जो 100 टॉप के AI लिस्ट है उसमें जो कॉग्निजेंट के सीईओ हैं वो रवि कुमार एस शामिल किए गए हैं, विच रिकॉग्नाइजेज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द फील्ड ऑफ AI। तो अगर ये जो है इसमें जो है जो टाइम की जो 100 AI लिस्ट है उसमें टॉप के जो AI की फील्ड के जो लोग हैं इन्फ्लुएंशियल, उन्हें शामिल किया गया, ठीक। और ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द जनरल टाइम 100 मोस्ट, हाँ, तो ये जनरल वाली जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल है टाइम की लिस्ट उसमें नहीं है, ये AI वाली लिस्ट में है। कौन? कॉग्निजेंट के सीईओ रवि कुमार एस, क्लियर। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया BOI on Wednesday announced a 215 million term loan facility to AI Fleet Service IFSC लिमिटेड, AIFS को, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना कि जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों ने वेडनेसडे को अनाउंस करा है $215 मिलियन के टर्म लोन फैसिलिटी, किसे? AI फ्लीट सर्विस IFSC लिमिटेड AIFS टू फाइनेंस 6 बोइंग, 6 बोइंग को फाइनेंस करने के लिए 777-300 एयरक्राफ्ट, ठीक, विच इट विल लीज टू एयर इंडिया, जो कि ये लीज पे देगा किसे? एयर इंडिया को। क्या? 6 बोइंग 777-300 एयरक्राफ्ट, क्लियर है। आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों ने अनाउंस किया है कि ये 215 मिलियन टर्म लोन फैसिलिटी दे रहे हैं किसे? AI फ्लीट सर्विस IFSC लिमिटेड AIFS को टू फाइनेंस करने के लिए 6 बोइंग 777-300 एयरक्राफ्ट विच इट विल लीज, जो कि ये देगा लीज पे एयर इंडिया को, ठीक है, 6 बोइंग। AIFS है क्या? इसे लीजिंग सब्सिडरी ऑफ एयर इंडिया, ये लीजिंग सब्सिडरी है एयर इंडिया की, बेस्ड इन गुजरात IF गिफ्ट सिटी है, ठीक है। AIFS की जो सब्सिडरी है एयर इंडिया की, जो कि गिफ्ट सिटी में है, बस इतना याद रखिएगा, दोनों बैंक से याद रखिएगा। 215 मिलियन टर्म लोन प्रोवाइड करा रही हैं AIFS को, जो कि इन्हें लीज पे देगा एयर इंडिया को 6 बोइंग, ठीक, और AIFS गिफ्ट सिटी में है, बस ये याद रखिएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, RBI लिंक्ड इट्स भारत कनेक्ट बिल पेमेंट सिस्टम। तो RBI ने भारत कनेक्ट बिल पेमेंट सिस्टम किसके साथ जोड़ दिया? FX रिटेल प्लेटफॉर्म के साथ, अलाउइंग इंडिविजुअल कस्टमर्स, और ये इंडिविजुअल कस्टमर्स को अलाउ कर रहा है टू परचेस $, डिजिटली। ये जो है US डॉलर को परचेस कर सकते हैं डिजिटली। दिस इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव जो है इनिशियली अवेलेबल फॉर कस्टमर्स फॉर 5 मेजर बैंक्स। पहले ये जो शुरुआत में था ये केवल 5 मेजर बैंक से कस्टमर्स को अवेलेबल था। इनेबल्स ट्रांजैक्शंस और enable transactions for currency notes, forex cards and remittances through integrated banking and payment apps, ठीक है। आपको याद रखना है कि RBI ने अपना भारत कनेक्ट बिल पेमेंट सिस्टम जो है वो लिंक कर दिया है विद FX रिटेल प्लेटफॉर्म। तो पूछ सकते हैं कि RBI ने रिसेंटली किस एंटिटी को FX रिटेल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है, तो आपको याद रखना है भारत कनेक्ट बिल पेमेंट सिस्टम, और ये अलाउ कर रहा है इंडिविजुअल कस्टमर को टू परचेस $, डिजिटली, क्लियर। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट है हमारे पास द ADB। तो ADB एंड द वर्ल्ड बैंक साइंड ए $3 बिलियन सोवरीन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट। तो याद रखिए कि ADB जो है और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों मिल के, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, ठीक। तो ADB और वर्ल्ड बैंक ये दोनों मिल के साइन कर रहे हैं $3 बिलियन का सोवरीन
एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट EEA कब? अक्टूबर 2025 में। द सोवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट इज ए फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टूल। ये एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टूल है, ठीक। दिस एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एवर EEA बिटवीन ADB एंड द वर्ल्ड बैंक। ये पहला एग्रीमेंट हो रहा है EEA का ADB और वर्ल्ड बैंक के बीच में, एंड इज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर एफर्ट एमंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। और ये कह सकते हो कि ब्रॉडर एफर्ट है, बहुत बड़ा एफर्ट है किसके? मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के बीच में, टू ऑप्टिमाइज देयर बैलेंस शीट्स, अपनी बैलेंस शीट को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए, एंड एनहेंस देयर एबिलिटी टू फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें फाइनेंस करने की एबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ये याद रखना है कि ADB और वर्ल्ड बैंक ने EEA एग्रीमेंट साइन किया है $3 बिलियन का। क्लियर? फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ल्ड बैंक डिड लॉन्च ए पायलट प्रोजेक्ट। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है लॉन्च कर दिया पायलट प्रोजेक्ट, आल्सो रिफर्ड टू एज द बेटी प्रोजेक्ट। अच्छा, और ये गुजरात में आई थिंक लॉन्च किया, हाँ 4 जगहों पे। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि रिसेंटली किस बैंक ने जो है गुजरात में बेटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक। तो वर्ल्ड बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बेटी प्रोजेक्ट नाम से गुजरात में 4 जगह, ठीक। एम्ड एट एम्पावरिंग माइक्रो लेवल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स विद डिजिटली टूल्स फॉर बिजनेस मैनेजमेंट, बुक कीपिंग, इन्वेंट्री, डेट मैनेजमेंट एंड कैटलॉगिंग प्रोडक्ट्स। तो आप ये कह सकते हो कि जो माइक्रो लेवल पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है ना, उन्हें एम्पावर करने के लिए, बस आप सीधा सीधा समझो कि गुजरात में 4 डिस्ट्रिक्ट में बेटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और ये एम्पावर करेंगे माइक्रो लेवल पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। क्लियर? फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिस बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद हिताची पेमेंट सर्विसेज। तो एक्सिस बैंक ने जो है पार्टनरशिप कर लिया हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ टू लॉन्च एक्सप्रेस बैंकिंग। तो एक्सप्रेस बैंकिंग अगर पूछा जाए कि किस बैंक ने हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है, तो आप क्या कहोगे? एक्सिस बैंक, ठीक। या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं एक्सिस बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप करके एक्सप्रेस बैंकिंग लॉन्च किया है, तो आप क्या कहोगे? हिताची पेमेंट के साथ, ठीक। तो एक्सिस बैंक ने हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप करी है और लॉन्च करा है एक्सप्रेस बैंकिंग, ए न्यू डिजिटल बैंकिंग पॉइंट दैट ऑफर्स ए वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज लाइक अकाउंट ओपनिंग। हाँ ठीक है, ठीक। तो एक्सिस बैंक और हिताची पेमेंट सर्विसेज ने एक्सप्रेस बैंकिंग लॉन्च किया है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, बजाज फिनसर्व हैज़ रीब्रांडेड इट्स इंश्योरेंस आर्म एज बजाज जनरल इंश्योरेंस एंड बजाज लाइफ इंश्योरेंस। तो बजाज फिनसर्व जो है वो अपने आप को रीब्रांड कर रहा है, कैसे? इट्स इंश्योरेंस आर्म्स एस बजाज जनरल इंश्योरेंस और बजाज लाइफ इंश्योरेंस के तौर पे, फॉलोइंग इट्स कंप्लीट एक्विजिशन। और इस जो कंप्लीट एक्विजिशन है वो फॉलो कर रहा है ऑफ ए 26% स्टेक फ्रॉम अलायंज एसी। तो ये 26% का एक्विजिशन हो रहा है किससे? अलायंज एसी से। दिस मूव सिग्निफाइज ए न्यू एरा ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर द बिजनेसेस। और ये जो है एक न्यू एरा ऑफ इंडिपेंडेंस खोल रहा है विच आर नाउ 100% ओन्ड बाई बजाज फिनसर्व। और अब ये जो है 100% किसके अंडर में आ गया है? बजाज फिनसर्व के। प्रीवियस नेम क्या थे? द कंपनीज वर प्रीवियसली नोन एज बजाज एलियन जनरल इंश्योरेंस एंड बजाज एलियन लाइफ इंश्योरेंस। तो पहले जो थे वो कंपनी के नाम क्या थे? बजाज एलियन जनरल इंश्योरेंस और बजाज एलियन लाइफ इंश्योरेंस। एक्विजिशन डिटेल क्या है? बजाज फिनसर्व एक्वायर्ड अलायंस रिमेनिंग 26% स्टेक। तो देखो आप सीधी सी चीज़ समझो कि जो बजाज फिनसर्व है ना उसने एक्वायर कर लिया अलायंस का रिमेनिंग 26% स्टेक, और अब ये पूरा सब कुछ बजाज फिनसर्व के अंडर में आ गया है, ठीक। तो अब जो इसकी ओनरशिप है वो 74 से 100% हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपको ये याद रखना है कि बजाज फिनसर्व जो है अब सब कुछ उसके अंडर में आ गया है, और उसने 26% स्टेक जो रिमेनिंग था वो भी एक्वायर कर लिया है, और उसकी जो ओनरशिप है वो 74% से 100% हो गई है। क्लियर है? पहले जो नाम थे वो क्या थे? बजाज एलियन जनरल इंश्योरेंस एंड बजाज एलियन लाइफ इंश्योरेंस। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, ये भी बजाज फिनसर्व से रिलेटेड है। बजाज फिनसर्व AMC हैज़ पार्टनर्ड विद द फिनटेक प्लेटफॉर्म कैरी मनी। तो बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है उससे पार्टनरशिप करी है किसके साथ? फिनटेक प्लेटफॉर्म क्यूरी मनी के साथ, टू इनेबल ए न्यू पे विद म्यूचुअल फंड फीचर। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली किसने क्यूरी मनी के साथ पार्टनरशिप करके पे विद म्यूचुअल फंड फीचर इनेबल किया है? याद रखिएगा बजाज फिनसर्व, ठीक। तो बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने क्यूरी मनी के साथ पार्टनरशिप करी है और इनेबल किया है पे विद म्यूचुअल फंड फीचर। क्लियर? फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट,
नेक्स्ट है हमारे पास SBI जनरल इंश्योरेंस लॉन्च्ड हेल्थ अल्फा। तो SBI जनरल इंश्योरेंस जो उसने हेल्थ अल्फा, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ रहे हो, कंफ्यूज कर सकता है। वो पूछ सकते हैं कि हेल्थ अल्फा किसने लॉन्च किया, तो आप क्या कहोगे, SBI जनरल इंश्योरेंस। एक कस्टमाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान विद ओवर 50 ऑप्शंस दैट अलाउज कस्टमर्स टू क्रिएट देयर ओन पॉलिसी। ठीक है, ये अपनी खुद की पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। और हेल्थ अल्फा जो है वो लॉन्च किया SBI जनरल इंश्योरेंस। आपको याद रखना है कि हेल्थ अल्फा किसने लॉन्च किया, SBI जनरल इंश्योरेंस। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, RBL बैंक इन कोलैब विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। तो RBL बैंक ने NPCI के साथ पार्टनरशिप करी है और लॉन्च किया है ए न्यू रुपे प्रीपेड कार्ड नेम्ड हमसफ़र। पूछा जाए हमसफ़र किसने लॉन्च किया है, तो आप याद रखिएगा RBL ने NPCI के साथ पार्टनरशिप करी है और लॉन्च किया है प्रीपेड कार्ड नेम्ड रुपे प्रीपेड कार्ड नेम्ड हमसफ़र। क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन है, बन सकता है। RBL ने NPCI के साथ पार्टनरशिप करी है और न्यू रुपे प्रीपेड कार्ड नेम्ड हमसफ़र लॉन्च किया है। क्लियर है। लॉन्च एट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। देखो मैंने फिर बताया, ये भी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में, और ई-रूपी जो डिजिटल ऑफलाइन वाला था वो भी जो है इसी में हुआ था, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में। ठीक, तो ध्यान रखिए, कई सारी चीज़ें हुई हैं इस फेस्ट में। फिर देखते हैं नेक्स्ट, द RBI हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ जीजा माता महिला सहकारी बैंक। तो पूछ सकते हैं कि जीजा माता महिला सहकारी बैंक, या फिर वो पूछेंगे कई सारी सहकारी बैंक डाल देंगे और वो कहेंगे RBI ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस कौन सी बैंक का। तो आपको याद रखना है जीजा माता महिला सहकारी बैंक, और ये है कहाँ, सतारा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कई सारी बैंक्स हैं जिनके लाइसेंस कैंसिल किए जाते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक, ड्यू टू इट्स पुअर फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ, तो फाइनेंस ही नहीं है तो फिर क्या करते, तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। जीजा माता महिला सहकारी बैंक, सतारा, महाराष्ट्र, RBI ने कैंसिल कर दिया। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च की है शॉर्ट फिल्म टाइटल्ड मेकिंग कैंसर केयर एक्सेसिबल। ठीक, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है अभी शॉर्ट फिल्म लॉन्च करी है, तो आप क्या कहोगे, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। वैसे ही पूछ सकते हैं कि इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक शॉर्ट फिल्म लॉन्च करी है, क्या टाइटल है, मेकिंग कैंसर केयर एक्सेसिबल। किसके साथ एसोसिएशन में, श्रृंगेरी शारदा इक्विटास कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। श्रृंगेरी याद रखिएगा, ठीक है, श्रृंगेरी शारदा इक्विटास कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इसके साथ मिलकर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक शॉर्ट फिल्म टाइटल करी है जिसका नाम है मेकिंग कैंसर केयर एक्सेसिबल। ठीक, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, HSBC लॉन्च्ड इट्स इनोवेशन बैंकिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया अक्टूबर 2025। तो HSBC ने लॉन्च किया इनोवेशन बैंकिंग प्लेटफॉर्म कब, अक्टूबर 2025 में, कमिटिंग $1 बिलियन इन नॉन डायल्यूटिव डेट कैपिटल टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। तो HSBC ने लॉन्च किया इनोवेशन बैंकिंग प्लेटफॉर्म कहाँ, इंडिया में, अक्टूबर 2025 में, और ये $1 बिलियन कमिट कर रहे हैं इसमें। ठीक, किसमें, नॉन डायल्यूटिव डेट कैपिटल में। ठीक, और ये सपोर्ट किसे करेंगे, स्टार्टअप्स को, फ्रॉम अर्ली टू लेट स्टेजेस। तो शुरुआती से लेट स्टेज के हैं जो उन्हें। ठीक, तो HSBC ने इनोवेशन बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करें और $1 बिलियन ये कमिट कर रहे हैं नॉन डायल्यूटिव डेट कैपिटल में। ठीक, टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट है एमिरेट्स NBD। तो एमिरेट्स NBD इज सेट टू एक्वायर 60% स्टेक इन RBL बैंक। तो एमिरेट्स एंड NBD जो है वो एक्वायर कर रही है 60% स्टेक किसमें, RBL बैंक में, फॉर अप्रॉक्सीमेटली 26,853 करोड़। ठीक, तो 60% स्टेक एक्वायर कर रही है RBL बैंक में एमिरेट्स NBD, और ये कितने में कर रही है, 26,853 करोड़ में, विद अ डील स्ट्रक्चर्ड थ्रू ए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड सब्सिक्वेंट ओपन ऑफर। और ये डील किस में हो रही है, इक्विटी एंड सब्सिक्वेंट ओपन ऑफर। द ट्रांजैक्शन विच इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। ये इंडियन बैंकिंग सेक्टर में पहली बार इस तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है। इस सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी एंड शेयर होल्डर अप्रूवल्स, और ये सब्जेक्ट है किसके, रेगुलेटरी और शेयर होल्डर अप्रूवल के। आपको याद रखना है कि एमिरेट्स NBD जो है वो एक्वायर कर रही है RBL बैंक के 60% स्टेक को 26,853 करोड़ रुपए में। बहुत बड़ी डील है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक, कौन, एमिरेट्स NBD और 60% स्टेक RBL बैंक, 26,853 करोड़। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, NEGD नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न। ठीक, तो NEGD और NESL नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, NEGD और NESL ये दोनों MOU साइन कर रहे हैं टू इंटीग्रेट देयर डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। ये इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स को। ठीक, कौन, NEGD और NESL MOU साइन कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स को। ठीक, दिस पार्टनरशिप
एम्स टू अलाउ सीमलेस एंड सिक्योर एक्सेस टू डिजिटली एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो पार्टनरशिप कर रहे हैं इसका एम है टू अलाउ सीमलेस एंड सिक्योर एक्सेस, मतलब सिक्योरली आप एक्सेस कर सकते हो डिजिटली एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट्स में, जो भी डिजिटली एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट्स है उसमें, सच एज इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी बाय लिंकिंग NEGD's एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म। लिंक करके NEGD का जो एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म है उसके किसके साथ ये करेंगे, NESL के डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के साथ। तो ये NEGD के एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म को NESL के डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ देंगे और फिर ये अलाउ करेंगे सिक्योर एक्सेस किसको, डिजिटली एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट्स को लेकर। ठीक, तो आपको याद रखना है कि NEGD और NESL ये दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं और MOU साइन करिए टू इंटीग्रेट देयर डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए। ठीक है, फिर देख लेते हैं। हाँ, तो यही था आपका सेशन, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी चाहिए सेशन आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बना तो रहा हूँ मैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।